नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 28 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम पास आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको देखो ही मत। ये जो है यूपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन सभी के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से पूरी एनालिसिस दी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है अभी भी। और आधे घंटे में अगर आप कुछ और कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कई सारी चीज़ें मैं बैकग्राउंड की बताता हूँ, तो प्रीलिम्स में भी ये आ सकता है, तो नियमित रूप से रोज़ देखना जरूरी, ठीक। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए हमारे जो पेड ग्रुप चालू है 8564880530 969066066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम फ्री हैं, सारी सूचनाएँ, सारी अधिसूचनाएँ, नोटिफिकेशन, पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये वाले मेडिकल पार्क डिवाइसेस पार्क जो है स्कीम अभी नोटिफाई करी गई है। इसी की एक और स्कीम भी आई है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी आई है आपकी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है ना। ये पार्क के लिए पूरा पार्क बनाया जा रहा है, और एक अलग है पीएलआई स्कीम जो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ठीक। सिंगल अलग अलग जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए। पीस प्रोसेस नागा एकॉर्ड से संबंधित जो है नागा समझौते के लिए ये अभी स्टक हो गया है, देखेंगे क्या चीज़ है, पूरी हिस्ट्री इसकी आज जो है समझ लेंगे। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है ना, ये पायलट बेसिस पे पहले 6 यूनियन टेरिटरी में चल रहा था, अब इसको पूरे भारतवर्ष में लागू करने की बात कल मोदी जी ने 27 सितंबर को, जब आयुष्मान भारत जो है 3 साल पूरे कर रहा था, जब हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, तब इन्होंने ये वाला डिजिटल मिशन पूरे भारतवर्ष के लिए लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे कार्टेल को जो है कहा गया है कि ये एकाधिकार यानी कि मोनोपोली से भी ज़्यादा खतरनाक बदतर होता है, ठीक। कौन कह रहा है, क्या चीज़ है, किससे संबंधित है, इसमें कई सारे लड़कों को तो इसमें मज़ा आने वाला है आज, हो सकता है कुछ लड़कियों को भी देखेंगे इसके ये वाला कार्टेल वाला टॉपिक। और इंडक्शन ऑफ C-295 जो है MW इंडियन एयरफोर्स में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, आज का फिर से एक बार रिवीजन, कुछ एक अपडेट हुआ तो इसलिए न्यूज़ में था, तो अब रिवीजन कर लेंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है वो 28 सितंबर है, ठीक। 28 सितंबर को क्या होता है, वर्ल्ड रेबीज़ डे। अब कल मैंने ही बताया था कि आपका कोई दोस्त संबंधी कुछ है तो उसके बर्थडे के हिसाब से, जैसे 28 सितंबर बर्थडे, तो उस हिसाब से वर्ल्ड रेबीज़ डे कर लेना। तो यार देखो, रेबीज़ होता है कि जो सलाइवा होता है डॉग्स के, ठीक है ना, और तो उसके सलाइवा में जो है कुछ बैक्टीरिया वायरस होता है, एक बार जरा बताना, उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको रेबीज़ बोलते हैं। तो वर्ल्ड रेबीज़ डे बनाया था, जागरूकता के लिए है ये, ठीक। उस दिन कटवाते नहीं हैं कुत्तों से, तो ये वाली चीज़ है, इसको ऐसे 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज़ डे होता है, याद रखना, ठीक। देखिए, मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम नोटिफाई कर दी है यूनियन गवर्नमेंट ने। 400 करोड़ रुपया देंगे आपका 24-25 तक, 2024-25 तक जो है 400 करोड़ रुपया देंगे, ठीक। फाइनेंशियल आउटले है, और स्कीम इसको जो है मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करेगी। अब देखो, मेडिकल डिवाइस क्या होती है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो लोग ढंग से चल नहीं पाते तो उनको चलने के लिए एक जो है आजकल इस तरीके का जो है आता है, ठीक है ना, तो वो जो है सपोर्ट के लिए है। उसी तरीके से और भी कई सारी मेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक, जैसे कि बीपी नापने की मशीन है, ठीक, डायबिटीज़ नापने की, ब्लड शुगर नापने की मशीन है, ठीक है ना, और भी जैसे हाथ के लिए जो है एक होता है कि आपका जो सपोर्ट मिल जाए उसकी मशीन है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, कई लोग को, जो बूढ़े लोग हैं या फिर किसी को तकलीफ़ है तो उसको पॉटी आने में दिक्कत है तो वाली मशीन है, तो कई सारी जो डिवाइसेस, ये जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, इनको जो है बनाने के लिए एक पार्क बनाया जा रहा है। पार्क मैंने आप लोगों को बताया है कि ये क्या है कि इससे रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस हैं एक जगह, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना एक जगह,
वहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं अलग अलग, तो मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कई सारी जो है इंडस्ट्रीज़ जो है अलग अलग आ जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं अलग अलग आ जाएंगी, एक जगह आ जाएंगी। तो इससे होता ये है कि जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं वो आसानी हो जाती है। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे हम लोग पीजी में जैसे जाते थे कॉलेज टाइम पे, तो वहाँ पे एक ब्रॉडबैंड लगा लेते थे इंटरनेट वाला, और मान लीजिए अगर वो जो है 4,000 रुपये का होता था, तो एक 4 लोग हैं तो 1,000 रुपये सबको पड़ता था। लेकिन अगर एक लोग होते, मान लीजिए एक इंडस्ट्री यहाँ से कहती नहीं हम इस पार्क में लगाएंगे, हम अलग लगाएंगे, ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको ये वाला जो है इंटरनेट 4,000 रुपये अकेले देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 4 लोग हैं तो 1,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो यही इसी तरीके से कॉमन फैसिलिटीज़ जो यूज़ करनी पड़ती हैं इंडस्ट्रीज़ को, वैसे भी करेगा। अगर यहाँ पे साथ में आ जाएगा तो उसको यहाँ पर एक साथ सस्ते में, कम दाम में, ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है बिजली हो गई, पानी हो गया, ट्रीटमेंट, जो वेस्टेज पॉल्यूशन वाला, ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाता है। और यहाँ पे फिर एक पूरा एक मार्केट भी, जो रॉ मटेरियल बेचता है मान लीजिए भाई मार्केट डिवाइसेस का, तो वो भी आपको यहाँ पे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया सकता है। तो ये सारे फ़ायदे हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब आपको मतलब ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये पार्क वार्क क्यों बनाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से बाकी भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मेडिकल डिवाइस के पार्क बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है। 16 एप्लीकेशन प्रपोजल आए थे, जिसमें कि इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो दिया है आपका, वो दिया है मंजूरी हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, और यहाँ पे स्कीम में यही है कि यहाँ पे इजी एक्सेस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को जो है इजी एक्सेस मिल जाएगा। मतलब कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस बनाएंगे, पहले मान लीजिए यहाँ बनाते थे और ज़्यादा यहाँ पड़ता था टेस्टिंग कराने के लिए या फिर और भी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ पे जितनी भी टेस्टिंग कराने की और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है सब यहाँ पार्क में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। तो इन लोग की जो है कॉस्ट भी कम होगी प्रोडक्शन की, और काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने बताया है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बताइए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 90% तक दिया जाएगा नॉर्थी, उत्तर पूर्वी और हिली स्टेट्स को, और बाकी जगह पे 70% है। लेकिन किसी भी एक पार्क के लिए 100 करोड़ रुपए के ऊपर जो है मदद नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना। ठीक, और जो है और भी अगर इसके बारे में जानना चाहें तो पहले ये होता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। कई सारे और कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे जो है सस्ते में मिलता है, जैसे चाइना वाइना है बहुत सस्ते में बनवा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी पार्क वर्क चालू कर रहे हैं, तो इससे हमारा भी सस्ता होगा। इसी के साथ में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की बात, तो ये स्कीम हो गई अलग। ठीक, दूसरी स्कीम है हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जितना प्रोडक्शन करोगे, ठीक, कौन करेगा? जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, भारत के जो मैन्युफैक्चर हैं मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन जितना बढ़ाएंगे उतना उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा? इसमें करीबन 3420 करोड़ रुपये दे रहा है गवर्नमेंट 2021 से 2027-28 के बीच में। और इसमें यही है कि स्कीम में इंसेंटिव 5% का इंक्रीमेंटल सेल, ठीक, बेस ईयर पे। मान लीजिए आपने आज 2020 में मान लीजिए 100 यूनिट बेचे किसी डिवाइस के, फिर आपने जो है आप अगली बार जो है 110 बेचे, तो जितना भी इंक्रीमेंटल सेल करोगे उस हिसाब से आपका बेस ईयर ये था 2020-2021 की वाला डेटा आया, 110 आया, तो इंक्रीमेंटल सेल पे आपको 5% का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये वाली चीज़ है। अब इस तरीके से सेल बढ़ाने के लिए और ये सारी चीज़ें अगर मिलेंगी तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाहेंगे कि यार भाई ये बढ़िया बढ़िया है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो, बढ़िया बड़ी से बढ़िया डिवाइसेस, और फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ाओ अपना। 5 साल के लिए ये जो है सहूलियत दी जा रही है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका जो है एक तरीके से रीजनलिज्म का एक जो है टॉपिक है। ठीक, क्षेत्रवाद का। क्या हुआ जब भारत जैसे अपना उत्तर पूर्वी भारत है, ठीक है, तो इसमें पहले आज जैसे आप ये देखते हो कई सारे हो गए, नागालैंड हो गए, मणिपुर हो गए, मेघालय हो गए, पहले आसाम था, ज़्यादातर आसाम था सारी चीज़ें। फिर उसमें कई सारे अलग अलग जो है विभिन्न जो है ट्राइबल आदिवासी, उन लोग ने कहा कि हमारी एथनिसिटी अलग है, हमारा कल्चर, हमारे बोली सब कुछ अलग है, तो हमको अलग एक राजनीतिक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो उसी में कई सारे थे, उसमें से जो है एक नागालैंड वाले भी थे, नागा ट्राइब्स भी थे, जो कि डिमांड कर रहे थे नागा लिम की, ठीक है ना, नागा लिम की डिमांड कर रहे थे।
तो नागालैंड में अभी भी देखिए, नागालैंड हालांकि इनको जो है दे दिया गया, एक स्टेट अलग आसाम से काट के बना दिया गया, लेकिन अभी भी ये लोग शांत नहीं हुए हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि हमको नागालिम चाहिए, ठीक, नागालिम मतलब ग्रेटर नागा इसको बोलते हैं, नागालैंड। उसमें नागालैंड जो स्टेट बना है अभी देखते हैं, वो तो है ही है, साथ ही मणिपुर का कुछ एक हिस्सा भी है और म्यांमार का भी हिस्सा भी। तो भैया हम म्यांमार का हिस्सा कैसे तोड़ के देते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो उनकी लड़ाई उधर भी चल रही है। तो खैर अभी यहाँ पर जो संदर्भ ये है कि आर एन रवि जो थे, जो बातचीत कर रहे थे नागा जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच में और भारतीय गवर्नमेंट के बीच में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एज ए वार्ताकार। ये गवर्नर भी थे, राज्यपाल भी थे नागालैंड के पहले, ठीक। अब जो नागा सोर्सेज हैं उन्होंने ये पता चला है कि नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक, वो ये समझते थे कि जो है अब ये नागालैंड के गवर्नर जो थे रवि ये हट गए तो ये हमारी जीत है। अब देखो एक चीज़ है, अब जब आज़ाद हुआ भारत, ठीक है, 14 अगस्त को बल्कि देखा जाए तो एक फीजो नाम के थे, ये एनसीईआरटी में सब दे रखा है अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, ठीक। तो फीजो नाम के जो थे, इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, देश आज़ाद हो रहा है, हमें अपना नागालैंड अलग चाहिए, हमारी अपनी संप्रभुता अलग चाहिए हमें इन्होंने आज़ाद घोषित कर दिया अपने आप को, ठीक। नेशनल करके था, नागा नेशनलिस्ट काउंसिल करके इन्होंने अपना अलग बना दिया कि जो है हम अलग रहेंगे, ठीक। फिर बातचीत होती रही, सारी चीज़ें हुई, फिर धीरे धीरे जो है 1976 में एक जो है शिलोंग अकॉर्ड भी हुआ। शिलोंग जो है आपका अकॉर्ड भी हुआ। शिलोंग हालांकि मेघालय की है राजधानी, ठीक। तो ये अकॉर्ड भी हुआ जिसमें इन लोग का ये हुआ कि हाँ चलो ठीक है, हम वायलेंस को छोड़ देंगे, फीजो ने कहा मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, मुख्यधारा में आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे, लेकिन हमको हमारी जो डिमांड्स हैं वो अभी भी हैं, वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन डिमांड्स हमें हमारी अभी भी हैं कि हमको अलग एक जो है इंसर्जेंसी की तरीके से, मतलब हमको अलग एक चाहिए, स्टेट चाहिए, हमको अलग ही जो है पूरा एक मतलब देश। अभी तो अब इनकी बात चलेगी देश बनाने की बात है, नागालैंड तो एक देश की बात हो रही है, जैसे भारत एक देश है वैसे ही एक देश बनाना चाह रहा है। खैर उसके बाद भी क्या हुआ कि जब 76 में ये अकॉर्ड आ गया शिलोंग वाला, तो कई लोग होते हैं उनमें से कि जो लीडर्स उसके अंदर थे एनएनसी के अंतर्गत, नागा नेशनल काउंसिल के अंतर्गत, उन्होंने कहा कि यार हटाओ यार, ये लोग ने हमारी बात मानी नहीं, कुछ तो नाराज़ हो ही जाते हैं। तो उन्होंने अलग अपना एक बना लिया NSCN, ठीक, जो यहाँ पे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की बात हो रही है, अलग बना लिया। किसने एक थे इसाक, ठीक, एक थे मुहिवैया करके नाम है इनका, और तीसरे थे खैपलॉन्ग, ठीक। अभी भी इशाक और मुइया ने तो चलो वायलेंस का रास्ता छोड़ दिया है, इनसे भारत की बातचीत भी चल रही है, और 2015 में इशाक और मुइया ने दोनों लोग ने मिलकर भारत की गवर्नमेंट के साथ में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी किया था। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ये होता है कि एक रूपरेखा है कि फाइनल अकॉर्ड होने वाला है, कि समझौते पे दोनों आ जाएंगे, लेकिन और इसकी फ्रेमवर्क की जो डेडलाइन रखी गई थी 2019 रखी गई थी। 2019 पास हो गई, कोई इसमें जो है बाकी मतलब फाइनल निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अच्छा, ये तो बात हुई इसाक मुइया की। यहाँ पे जो खैपलॉन्ग है तीसरा NSCN का, तो ये खैपलॉन्ग जो ये अभी भी वायलेंस है, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपका नागालैंड और इधर म्यांमार में घुस के किया गया था, याद आ रहा है आपको? उससे वो क्यों किया गया था? उससे पहले जो ये NSCN खैपलॉन्ग वाला जो बंदा, ये जो ग्रुप है, ये अभी भी वायलेंस करता है, और इसने जो है एक हमारे बस को उड़ा दिया था, ट्रक को उड़ा दिया था, जिसमें कि हमारे इंडियन सोल्जर्स थे। उसी के रिस्पांस में हमने खैपलॉन्ग वाले को ही जो घुस के मारा था, म्यांमार में घुस के हमें मारना पड़ा था, ठीक। हालांकि हमें म्यांमार से लड़ाई नहीं थी, हमारी जो है खैपलॉन्ग वालों से लड़ाई थी। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यही होता है कि बस सर्जरी करनी है उतनी जितनी जहाँ पे कैंसर है, वापस आ जाना है, ठीक। तो उतना करके वापस ये आ गए थे। तो खैपलॉन्ग अभी भी जो है वॉलेंट उस पे है, अभी भी ये माना नहीं है। इसाक मुइया मान चुके हैं। अब यहाँ पर ये हुआ है कि ये जो एन रवि थे, गवर्नर नागालैंड भी थे पहले, ये हट गए हैं, इनकी जगह आपका अक्षय कुमार मिश्रा आ गए। और 2019 के जब ये डेडलाइन ख़त्म हो गई थी, उसके बाद से लगातार ये बात कर रहे हैं। हालांकि रवि ने अब जाके किया है यहाँ पर अपना जो है दिया है रिजिग्नेशन, लेकिन अक्षय कुमार मिश्रा जी 2019 के बाद से 2020 से बात कर रहे थे नागा वालों से। अब आगे देखेंगे कि कैसे क्या नागालैंड का अकॉर्ड, मतलब नागा लोगों के साथ में अकॉर्ड कैसे आ पाता है कि नहीं, ठीक। तो ये पूरी कहानी थी, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं।
नागा पीस अकॉर्ड जो है आपका इसाक मुइया के साथ में, तो 1997 से नागा पीस अकॉर्ड की बात चल रही है। ठीक, नागा इंसर्जेंसी क्या है कि भैया नागा राष्ट्रवाद की, वही नागालैंड की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें 1947 में ये फीजो जो थे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था नागा नेशनल काउंसिल के अंतर्गत कि हाँ हम तो इंडिपेंडेंट हैं। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कई सारी जो है अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट, नागा फेडरल आर्मी, और अच्छा इसी नागालैंड की वजह से जो अफ्स्पा आप सुनते हो ना आज के टाइम पे कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये इन्हीं के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने याला एक्ट बनाया था। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। और इसाक मुहिया हो गया और खैपलॉन्ग ये 88 में अलग हो गए थे। ठीक, और आपका जो है यहाँ पे शिलोंग रिकॉर्ड आया था देखिए 1976 में। ठीक, 1997 में इसाक मुइया ने जो है सीज़ फायर कर लिया, फाइनल जो है नागा पीस अकॉर्ड करना चाहते थे। 2015 में अगस्त में जो है 100 राउंड ऑफ टॉक के बाद में जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी हुआ, जिसकी डेडलाइन थी अक्टूबर 31 2019 तक, जिसमें अकॉर्ड नहीं आ पाया। और फिर अक्षय कुमार मिश्रा जी जो है जनवरी 2020 से बात कर रहे हैं, बीच में जो है इन्होंने अभी एन रवि ने कर दिया है। ठीक, और ये है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ रही कि अपने जो उन्होंने जो भी देना चाहते हैं, अब पूरा भैया नागालैंड एक अलग कंट्री तो बनवा नहीं देगा। ठीक, तो जितना भी हो सकता है दोनों लोग आपस में बात करते हुए एक समझौते पे पहुंचेंगे धीरे धीरे, लेकिन इंडिया अपनी बातों पे ज़्यादा वो कराने की कोशिश करेगा और नागा लोगों को भारत देश के अंदर ही रखने की कोशिश करेगा, इस पर लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा टाइम भी इसमें लगता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि पीएम जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है लॉन्च कर दिया है। आप लोग को मैंने कल पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री आयुष भारत जो मिशन है हमारा, इसके अंतर्गत जो है सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो उसके 3 साल हो गए थे। ठीक, तो उसी के उपलक्ष्य में जब ये कर रहे थे इसको सेलिब्रेट, तो मोदी जी ने 15 अगस्त को वैसे तो जो है 6 यूनियन टेरेटरी में बोला था कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च कर दो पायलट उस पर, मतलब एक बार चेक करते हैं कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर पूरे बाद में उसको पूरे भारतवर्ष पे लागू करेंगे। तो वही चीज़ इन्होंने कल करी 27 सितंबर को, और इन्होंने जो है अब इसको पूरे भारतवर्ष पे लागू कर दिया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। अब देखो ये सिंपल सी, अब एक चीज़ जैसे मैंने आप लोग पहले बताया था कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है ना यूपीआई, जिसको आजकल भीम यूपीआई और ये सब आप लोग यूज़ करते हो, तो उसमें क्या है कि बैंक अकाउंट किसी में भी है आपका, आपने ये वाली एप्लीकेशन भीम यूपीआई डाउनलोड करी, इसमें अंतर्गत आपने ना अकाउंट नंबर देना ना कुछ देना, अपना मोबाइल नंबर या कुछ भी एक यूनिक सी आईडी बना ली यूपीआई की, और उसी के थ्रू आप अपना पैसे का लेन देन करते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हर जगह यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि मोदी जी ने ये कहा है कि हर अब एक व्यक्ति का अपना एक हेल्थ आईडी होगी। ठीक, और उस हेल्थ आईडी तो बना देगा, उसमें उनका सारा ब्यौरा होगा उनकी सहमति के अनुसार। ठीक है ना, मतलब क्योंकि भारत में फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार तो एक मौलिक अधिकार है ना, तो उनके जो है सहमति के बाद में जो अगर वो चाहें तो बता दें हाँ क्या डिसीजेज़ हैं, क्या चीज़ें उन्होंने अभी किसी डॉक्टर को दिखाया तो क्या दवाइयाँ ली, ये सारी चीज़ें एक पूरा ब्यौरा बन जाएगा, एक हेल्थ कार्ड टाइप का बन जाएगा, हर व्यक्ति का अलग होगा, हेल्थ आईडी अलग बन जाएगी। ठीक, अब इसमें जो लोग इस डेटा को, अब ये पूरा डिजिटल मिशन है तो इसको डिजिटल किया जा रहा है, जो लोग जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं। ठीक, जो लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं मतलब इस प्लेटफॉर्म को, वो भी आ सकते हैं। जैसे हम लोग हैं भाई, अगर बीमार पड़ते हैं, हम लोग का भी हेल्थ आईडी बनी हुई है, हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, कोई लोग सर्विस देना चाहते हैं, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे ऑनलाइन, और इसके ज़रिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग किया जाएगा। जहाँ पर भी पहले मान लीजिए डुप्लीकेसी होती थी, 2-2 बार हम लोग काम करना पड़ता था, वो एक ही बार में काम हो जाएगा। बेहतर डायग्नोसिस और बेहतर जो है आपका निदान और ट्रीटमेंट हो सकेगा हेल्थ का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है करने के लिए डिजिटल मिशन लाया गया। सिंपल सा मिशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बस ये है कि डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अब इसी के बीच में क्या है, एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर ही एक सैंड बॉक्स भी उन्होंने बनाया है। ठीक, ये बालू डब्बा नहीं है, ये सैंड बॉक्स ये है कि बस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए एक फ्रेमवर्क इसमें बना दिया जाएगा कि कौन लोग जो आना चाहते हैं, नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं या फिर यूज़र हैं,
वो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में आना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो वो आ जाएं भाई साहब। ठीक, अपना टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट इनकी टेस्टिंग करी जाएगी, साथ ही साथ कोई एफिशिएंट लिंक जो है कर सकता है आराम से आके बिल्डिंग ब्लॉक में आके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। तो मतलब इसके अंतर्गत आना है तो आपको इस सेट बॉक्स के थ्रू निकलना है, गुजरना पड़ेगा, ताकि आपको जो है कौन यूज़र है, कौन प्रोवाइडर है हेल्थ इन्फॉर्मेशन का, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सारी चीज़ें एक बीच में जांच हो जाएगी एक तरीके की। ठीक, 3rd एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, एक जैम ट्रिनिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैम ट्रिनिटी, जनधन, प्रधानमंत्री जनधन जो है अकाउंट, ठीक, आधार और मोबाइल, इन तीनों के जरिए जो है ये ई गवर्नेंस को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव में यूज़ करी जा रही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। ठीक, इसमें वही डाटा, इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज कहाँ मिलेंगी, आपस में सब लोग बात, मतलब प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिजिटली प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक, हेल्थ रिकॉर्ड भी सिटीजन्स के रखे जाएंगे, उनकी जो है अनुमति के बाद में हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। ठीक, जिसको जो है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड इसमें लिंक किए जाएंगे, और इसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी दिया जाएगा कि उसमें फिर आप जो है देख भी सकते हो। आपने मोबाइल एप्लीकेशन निकाला, मान लीजिए आपको जो है आपके हेल्थ रिकॉर्ड उसने पहले कर रखे हैं, फिर वो बता देगा कि अच्छा डायबिटीज़ के लिए आपको यहाँ जाना है, सब कुछ मतलब यहाँ आ जाएगा। उसमें प्रोफेशनल रजिस्टर्स जो हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हैं वो भी अपना पंजीकरण करा सकेंगे, जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल जैसे, वो भी अपना रजिस्ट्री यहाँ पे करा लेंगे, तो एक जगह आ जाएगा, तो आसान हो जाएगी डगर। अच्छा, इसमें मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी रहेगा और ट्रेडिशनल सिस्टम भी, जैसे आयुष वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आयुष आपका जो है ये आयुर्वेदिक, आपका होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें। ठीक, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा इसमें, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सब कुछ जो है ईजी हो जाएगा इनके लिए। ठीक, सैंडबॉक्स जो है बस ये क्या कर रहा है, ये इसी मिशन का एक पार्ट है। फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टेस्टिंग का बता देगा, जितने भी जो लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको बीच में फैसिलिटेट करेगा, सुविधाजनक बनाएगा। यूपीआई की तरीके से ही यहाँ पर भी बस एक क्लिक के जरिए आप हेल्थ केयर फैसिलिटी को कहाँ पे किसके यहाँ जाना है सब आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेल एकाधिकार से भी बदतर हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि कई सारे लड़कों और लड़कियों को भी मज़ा आने वाला है इस वाले टॉपिक में। एकाधिकार मतलब क्या होता है, जैसे बीएसएनएल था पहले। ठीक, इसका फुल फॉर्म हम लोग कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा कॉल। ठीक, तो बीएसएनएल में ये था कि ये अकेला था, कॉल चाहे आप रिसीव करो चाहे आप कॉल करो, 3-3, 2.5 रुपए की कॉल होती थी, इससे ज़्यादा भी होती होंगी। ठीक, और क्वालिटी एकदम रद्दी थी। ठीक है ना, आज भी है, आज फिर भी काफ़ी जो है होगी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन आया, प्राइवेटाइजेशन किया गया टेलीकॉम सेक्टर को, कई सारे जो है आए जो है टेलीकॉम वाले कंपनियां, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आज का फ्री डेटा मिल रहा है। फ्री क्या मतलब, वैसे चार्ज तो लेते हैं लेकिन बहुत ही न्यूनतम दामों पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे हुआ क्या, मोनोपोली से हटाकर कम्पिटिटिव जो लाया गया, कंपटीशन लाया गया, तो उसकी वजह से उपभोक्ता और सोसाइटी को एट लार्ज फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ होती है कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन का आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ओपेक कंट्रीज़, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसमें सऊदी है और ये सारी जितने भी तेल वाली जहाँ पे है ना तेल मिलता है जो पाया जाता है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखो कितना सप्लाई करना है हम बताएंगे, क्या प्राइस रखना है हम बताएंगे। ठीक, ये वैसे ही है जैसे आप लोग 5 जो है मान लीजिए फ्रूट वाले खड़े थे आपके सामने, आप जो है भले ही 5 में से किसी एक के पास भी चले जाओ, चाहे वो हमटी डमटी जमटी जो भी हो, आप वो अगर इन लोग के बीच में जो है दुकान खोलने से पहले बात हो गई है 150 रुपये किलो से कम देना ही नहीं है किन्नौरी। ठीक है ना, देना ही नहीं है। ठीक है, 150 रुपये से कम नहीं देना है। तो ये अब क्या हो गया, आप चाहे इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, तो यहाँ पे कार्टेलाइजेशन होगी। जैसे ओपेक है, ये तेल और पेट्रोलियम के जो दामों में, क्रूड ऑयल में कार्टेलाइजेशन करता है, सप्लाई भी इनके कंट्रोल में, प्राइसिंग भी इनके कंट्रोल में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, अब इसमें क्या होता है कि अगर ये अलग अलग कम्पीट करते ABCD, मान लीजिए ये फ्रूट वाला था, तो क्या होता है कि भाई साहब आप इसके पास जाते हैं, कहता 150 रुपये। ठीक, अब इसके पास क्वालिटी कैसी ये कुछ पता नहीं है, और इसमें अब क्वालिटी मान लीजिए यहाँ पे आपको 150 रुपये में नहीं सही लगी, तो आप चले गए ये ई वाले के पास में। ठीक, ABCD ई है, तो ई वाले के पास चले गए, आपने देखा अच्छा यार क्वालिटी भी ठीक है और ये 120 रुपये में दे रहा है, तो आप 120 रुपये में ले लोगे। ठीक, अब यहाँ पर जब ये कार्टेलाइजेशन कर देते हैं तो दिक्कत क्या होती है
कि एक तो इनकी क्वालिटी मान लीजिए ख़राब भी है किसी के पास, ठीक, या फिर सबकी भी ख़राब है, तब भी ये 150 में ही दे रहे हैं, और जो है क्वालिटी इंप्रूव भी करना नहीं चाहते, क्योंकि इनका सामान तो बिकना ही है बिकना, क्योंकि कंज्यूमर और किसी के पास जाएगा नहीं। ठीक, तो ये कहानी तो ये हुई आपकी पूरी। मैंने आपको बताना चाहा कि एकाधिकार क्या होता है, कार्टेलाइजेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जो यहाँ पर ये थी, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक आपका वैधानिक निकाय है, और इसने ये बताया कि जो 3 बियर की कंपनियां, बियर समझ गए ना, वही वाली, ठीक, जो है सूर्यास्त जो वाली मस्त वाली जो चीज़ है, तो इसमें यूनाइटेड ब्रेवरीज और कार्लसबर्ग इंडिया और एनह्यूजर बुश इनबीव इंडिया, इन तीनों ने मिलके जो है कार्टेलेशन बना रखा था, और बियर के प्राइजेस फिक्स करते रहे 2009 से 2018 के बीच में। हालांकि यहाँ पर एनह्यूजर बुश इनबीव इंडिया जो है, इसको जो है इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भैया लगाई पेनल्टी इन लोगों के ऊपर बहुत भयंकर, 873 करोड़ रुपए। जितने पैसे वहाँ नहीं बढ़ा मेगा से यहाँ निकाल लिए होंगे इन्होंने, इनको पेनल्टी देनी पड़ी होगी। हालांकि कम ही लग रहा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगी आती होगी। बताइए कुछ लोग जो है महानुभाव कमेंट करके कितना क्या मिलता है। ठीक, तो और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एनह्यूजर बुश इनबीव इंडिया जो है, ये तहकीकात करने में इसने जो है गवर्नमेंट का वो सपोर्ट किया, तो इनको यहाँ पे माफ़ी मिल गई, इनको जो है इनकी पेनल्टी इनके ऊपर नहीं लगाई गई। ठीक, तो यहाँ पर CCI ने जो है पेनल्टी लगाई आपकी कंपनियों के ऊपर और ऑल इंडिया ब्रीवर्स एसोसिएशन के ऊपर, एंड 11 इंडिविजुअल जो है कार्टेलाइजेशन में जो लोग युक्त थे, जो 10 स्टेट में। ठीक, एंड यूज़र को यहाँ पर थोड़ी सी रियायत मिल गई 100% का। कार्टेल मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, कार्टेल की डेफिनीशन है इन्होंने बताई है, काफ़ी ज़्यादा कठिन टाइप की, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी मुझे। इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क जो है उसने काफ़ी सरल इन्फो दे रखी है कि एक तो भैया समझौता इन लोग बीच में हो जाता है बिटवीन द कंपटीटर्स, तो compete करते ही नहीं है वो लोग हैं, और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कंपटीशन होता ही नहीं है। तो इसमें जो है आपका नुकसान किसका होता है, इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है वो भोगता है, और जो सोसाइटी है उन दोनों को। ठीक, इन्होंने कहा कि 4 कैटेगरी में मतलब कंडक्ट करते हैं ये लोग। एक तो प्राइस फिक्स कर लेते हैं, आउटपुट कितना, सप्लाई कितना देना है वो उसको फिक्स कर लेते हैं, मार्केट का एलोकेशन भी कर लेते हैं। मान लीजिए 4 प्लेयर हैं, तो उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, इसको ए कंपनी यहाँ काम करेगी, बी कंपनी इस एरिया काम करेगी, सी कंपनी यहाँ पे काम करेगी, डी कंपनी ऐसे काम करेगी। ठीक, और बिड रिगिंग भी कर लेंगे। उन्होंने कह दिया कि अच्छा भैया छठा प्लेयर आ रहा है, ई प्लेयर आ रहा है, और वो कह रहा है कि हम जो है दारू बेचेंगे, समझो मेरी बात, बियर बेचेंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि इसकी औकात से बाहर कर देते हैं इसको। यहाँ पे ये मान लीजिए बिड जो है वो चालू होनी थी 100 रुपये से। ठीक, तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, सब लोग मिल जाते हैं, हम ही लोग को आगे चलाना है, अपने पैसा वैसा बांट लेंगे, चिंता ना करो। ये जो है ई वाला जो है ये बिड कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये में, चलो हम लोग एक काम करते हैं 200 रुपये से ही बिड स्टार्ट कर लेते हैं और बिड वहीं पे ख़त्म कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला आउट हो गया, तो ये भी एक तरीके से कार्टेलाइजेशन का एक हिस्सा होता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, और जो है कॉपरेशन आपस में रखते हैं, कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। मोनोपोली में जो है जैसे BSNL का मैंने आप लोग बताया था, वैसे मोनोपोली का एग्जाम्पल है। ठीक, हालांकि अब BSNL काफ़ी भाई साहब नहीं लगेगा वाली चीज़ अच्छी हो गई है, काफ़ी ठीक ठाक हो गए, हालांकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है मोनोपोली के बारे में बताया था आपको कि इसमें हाई प्राइसेस, 2 तरीके की इसमें प्रोडक्टिव जो है अक्षमताएँ होती हैं। एक तो ये होता है कि पहला ये होता है कि इनोवेशन कुछ करना नहीं चाहते, और मतलब इसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। वो वैसे ही कार्टेल भी क्या कर, कोई इनोवेशन नहीं करना है उन्हें रिसर्च में, जो दे रहे हैं लेना हो तो लो, नहीं तो भाग जाओ। ठीक, और प्रोडक्शन में भी जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कोई कार्य वो लोग करते नहीं, तो उसकी वजह से इंडिविजुअल उपभोक्ता और जो सोसाइटी एट लार्ज को नुकसान होता है। ठीक, अच्छा ये वाला हम लोगों ने कर लिया था, फिर से ये इसमें अपडेट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडक्शन ऑफ C-95 MW इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन की बात कर दी है। स्पेन के साथ हम कर रहे हैं इसमें, मैसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, इसके साथ में 56 हम लोग लेंगे। C-295 आपका MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट करता है इसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये बात कह दी गई, साइन कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इस तरीके का दिखता है ये, और इसमें जो है ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। ये थोड़ी सी एक चीज़ यहाँ पे समझानी थी आप लोगों को। उन्होंने कहा है कि स्पेन वाली कंपनी से, एयरबस एंड डिफेंस स्पेस से, कि ठीक है हम आपसे लेंगे 56। ठीक, 16 तो आपसे तुरंत खरीद लेंगे, और उसके बाद 40, ये मैंने आप लोग बताया भी था, वो भारत में टाटा और जो उनकी कई सारी कंसोर्टियम है इंडस्ट्रीज़ की, वो लोग मिलके बनाएंगे। ठीक, आप मदद करेंगे, ठीक बात है, 16 बनाएंगे आप।
अच्छा, स्पेन से जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उन्होंने कहा हम ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि अगर हम आपसे ये 56 खरीद रहे हैं, ठीक, तो आपको हमारे यहाँ के जो लघु सूक्ष्म और मध्यम जो एंटरप्राइजेज हैं, जैसे कि एमएसएमई है, तो उनसे कुछ प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक। तो एक तरीके से भरपाई वाली चीज़ है, ऑफसेट करना मतलब भरपाई, कि आप जो है हम आपसे खरीदें लेकिन आपको भी हमारी इंडस्ट्रीज से खरीदना पड़े, ताकि ये लोग भी एमएसएमई जो हैं ये लोग भी सक्षम बने, कुछ इनको भी टेक्नोलॉजी आए, इनको भी जो है उसमें एक्सपीरियंस मिले, और फिर आगे करते करते हम खुद के बनाएंगे। और इस वाले इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया भी गया, 56 हमने ले लिए, फिर अपने हमने बना लिए, ठीक। उसके बाद हम आगे जाके हम खुद भी इनको बेच सकते हैं। तो जब तक ये ऑफसेट नहीं होगा, एमएसएमई जो है नहीं परिपक्व होंगे, निपुण नहीं बनेंगे, तो इसी के जरिए ये इनको भी फ़ायदा हो जाएगा, आगे जाके जो ये अच्छे से अच्छा बनाएंगे और फिर हम खुद से भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक। तो हमेशा सीखना ज़रूरी है, तो ये सीखने वाली जो चीज़ थी ऑफसेट यहाँ पर जो है करा देगी, ठीक। तो ये चीज़ अभी जो कैबिनेट कमेटी, अच्छा कैबिनेट कमेटी से संबंधित मैंने वीडियो दे रखा है, पढ़ लेना, यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार, ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगी ट्रांसपोर्ट फ्लीट की, और 5 से 10 टन ले आ सकता है, ये सब हम लोगों ने बात करी थी पिछले। रियर रैंप डोर खुल जाता है, पैरा ड्रॉपिंग कर सकते हैं ट्रूप और जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और सेक्टर अंडमान निकोबार में जो है इंडियन एयरफोर्स को अब ऑपरेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रोड इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मेडिकल ये डिफेंस वाली चीज़ों को। इंडियन प्राइवेट सेक्टर को भी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव बन जाएगा, एविएशन सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर भारत को भी इसमें मिलेगा जो है सहयोग। 56 में से 40 जो है टाटा कंसोर्टियम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक। 10 साल में जो है का ये कॉन्ट्रैक्ट है। ऑल जो 56 एयरक्राफ्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इंडिया का अपना होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ताकि मतलब कुछ अलग भी तो हो स्पेन वाले जो हमें मिल रहा है। और इसमें एमएसएमई जो है पूरे इंडिया की जो है ये इन्वॉल्व रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग करने में, बूस्ट मिलेगा इसको इंडिया की एयर स्पेस इकोसिस्टम में। और साथ ही साथ जो है इसमें इंडिया में हैंगर ये वो वाला हैंगर नहीं जिसमें कपड़े टांगते हो, ये हैंगर जो होते हैं ये एरोप्लेन और इन सब से संबंधित होते हैं। बिल्डिंग एप्रन और ये टैक्सी वे भी बनाने का हमें जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा। स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बनाएंगे और मेक इन इंडिया को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा, ठीक। समझ में आया नहीं चीज़। और इसी के साथ में हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे, जिसका नाम है कौन बनेगा इस विषय। इसमें मैं आपका किस तरीके से हमें एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए, इसकी हम लोग को यहाँ पर जो है एक एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक। एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है जैसा एग्जाम में होता है। तो माइक्रोचिप फ्लायर से संबंधित जो है कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, माइक्रोचिप फ्लायर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है बताना है। देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी एक क्रिएट किया है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप और माइक्रो फ्लायर जो मतलब उड़ सकता है, ठीक। तो क्या स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए। और ये एक बालू के एक दाने के बराबर है, रेत के दाने के आकार के जितना है, और इसमें कोई भी मोटर या इंजन नहीं, लेकिन उड़ सकता है। तो क्या चीज़ें देखेंगे, इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, बड़ी खूबसूरत है। और ये जो है हवा के साथ में उड़ जाता है, जैसे कि मैपल का ट्री होता है ना, उसकी सीड जो होती है जैसे वो उड़ती है, वैसे ये भी स्पिन करते हुए हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है और जो है एयर से टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक, उड़ता है। तो ये सारी स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही थे, लेकिन हार्वर्ड यहाँ पे नहीं, गलत है। एक्चुअली पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से बी आंसर निकाल लिया। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है यूएस की, उसने ये बनाया है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप और माइक्रोफ्लायर जो कि उड़ सकता है। ये मतलब सबसे छोटा मानव के द्वारा बनाया जाने वाला फ्लाइंग स्ट्रक्चर है। और ये बहुत देखो सिर्फ इतना छोटा सा है, बहुत ही रेत के दाने के बराबर है खाली, ये बहुत ही मिनिएचर टेक्नोलॉजी है इसमें। और एंटीना भी है इसमें, पावर सोर्सेज भी हैं, ठीक। हालांकि विंग जो है ये खुद के हवा के बहाव के साथ में उड़ता है ये। और इससे जो है मदद क्या मिलेगी, क्यों बनाया गया भाई एयर पोल्यूशन, एयरबोर्न डिजीज़, इन सबको मॉनिटर निगरानी करने के लिए। और भी जो यूज़र्स हैं वो मतलब ये यूज़र्स तो बताए गए हैं फिलहाल। श्री पद्म मानभ स्वामी टेम्पल जो है पद्मनाभा स्वामी मंदिर जो है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन से गलत हैं ये बताने हैं आप लोगों को। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर 8वीं शताब्दी का है, लेकिन वर्तमान संरचना 18वीं शताब्दी में तत्कालीन त्रावणकोर महाराजा
मार्टिन वर्मा द्वारा बनाई गई थी। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए पद्मनाभ स्वामी जो है टेम्पल जो है इसके बारे में। और ये यहाँ पर 108 होली टेम्पल हैं जो कि वैष्णविज्म से संबंधित हैं इंडिया में। और उपरोक्त मंदिर जो वास्तुकला की अनूठी द्रविड़ शैली में बनाया गया, जैसे मैंने आप लोग पहले बताया, नॉर्थ में नगरा जो है शैली है मंदिर बनाने की, साउथ में जो है द्रविड़ा है, और अगर इन दोनों के बीच में देखा है तो वैसारा है। ठीक, तो ये क्या द्रविड़ शैली है क्या? और इसके मुख्य देवता भगवान शिव हैं। शिव तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, वैष्णविज्म जब यहाँ दे दिया गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और डी ही इसमें सी आंसर यहाँ पे इसलिए हो जाएगा। देखिए, एक तो यहाँ पे चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, चेरा। ठीक, और इसके जो मेन डाइटी हैं, भगवान हैं, वो विष्णु है, और हु इज़ फाउंड इन द अनंत श्यान पोस्चर में, मतलब लेटे हुए रेक्लाइन पोस्चर होता है इसमें। शाश्वत योग की झुकी हुई मुद्रा है। ठीक, इटर्नल योगा करते हुए हैं। और आदिशेष यानी किंग ऑफ ऑल सर्पेंट्स, जो किंग सर्पेंट का, नागों का जो देवता है टाइप से हैं, तो उन राजा जो हैं उनके ऊपर लेटे हुए पोस्चर में इटर्नल योगा करते हुए वाली पोजीशन में। ठीक, लॉर्ड विष्णु कहाँ पे? श्री पद्मनाभ स्वामी जो है टेम्पल में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो है 25 साल का, मतलब यहाँ पे जो पद्मस्वामी टेम्पल ट्रस्ट है, इसने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में केस कि भैया जो आप ऑडिट करने की बात कर रहे हो 25 सालों की, इससे हमें जो है छूट दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोई छूट नहीं मिलेगी, सारी तुम्हारा ऑडिट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक, तो ये वाली बात है। और ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च जो कोर्ट है, उसने एक हिंदू उसमें जो है देखिए टेम्पल के लिए ऑडिट करने की बात कर रहा है। कोई इसमें देखिए सब पूरी कानूनी कार्रवाई के हिसाब से हो रहा है। ठीक, कोई भी इसमें कोई वो नहीं है, सब लोग इसको मानना होगा। ये एक सेकुलर जो है संविधान की दर्शाता है। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कराकर। ठीक, ये मैं बोलता हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, भले ही आप अपना काम ना करें। ठीक, तो चलिए फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।